सो क्रिस्टोफर नोलन की ओपनहाइमर फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो गई है एंड व्हाट अ मूवी इट वाज। ओपनहाइमर डेफिनेटली क्रिस्टोफर नोलन की तरफ से एक कोलोसल प्रोजेक्ट था जो कि डेफिनेटली डिलीवर करता है हर एक डिपार्टमेंट के अंदर। इस मूवी के एंडिंग और स्टोरी के बारे में तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा ही, पर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं ओपनहाइमर के एक छोटे से रिव्यू से। सो ओपनहाइमर डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मूवी है फ्रॉम डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन। मैं इस मूवी को अभी भी क्रिस्टोफर नोलन की मूवी रैंकिंग्स में टॉप 3 में नहीं डालूंगा, पर यह मूवी डेफिनेटली एक मास्टरपीस है फ्रॉम क्रिस्टोफर नोलन। ये मूवी बेसिकली एक कैरेक्टर स्टडी और बायोग्राफी है ऑन रॉबर्ट जे ओपनहाइमर, जो कि एटॉमिक बॉम्ब्स के फादर कहे जाते हैं। ये मूवी चालू होती है ओपनहाइमर के पर्सपेक्टिव के साथ और खत्म भी होती है उनके पर्सपेक्टिव के साथ। ओपनहाइमर की मूवी के अंदर हर एक एक्टर ने काफी बेहतरीन एक्टिंग की है, स्पेशली किलियन मर्फी और रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने तो इस मूवी में आग लगा दी है। इसके अलावा मुझे एमिली ब्लंट और मैट डेमन का कैरेक्टर भी काफी ज्यादा पसंद आया इस मूवी के अंदर। इस मूवी में डेफिनेटली वीएफएक्स के शॉट्स काफी कम है, पर आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि कौन सा सीन रियल है और कौन सा सीन वीएफएक्स के साथ शूट किया गया है। मेरे थिएटर के अंदर सरप्राइजिंगली जब ट्रिनिटी प्रोजेक्ट का सीन दिखाया गया था, जहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब को टेस्ट किया जा रहा था, उस सीन के अंदर लाइट्स को जला दिया गया था। मुझे नहीं पता क्यों। क्या आपके थिएटर में भी ऐसा हुआ था? ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना ना भूलें। पर आई थिंक वो सीन काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल था और इस मूवी का बीजीएम सारे सीन्स को और ज्यादा इंटेंस बना रहा था। ये मूवी डेफिनेटली एक काफी ज्यादा डायलॉग हैवी मूवी है, जो कि क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज में ज्यादातर नहीं होता है। क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज ज्यादातर प्लॉट पे फोकस करती है और डायलॉग्स पे कम, पर ये मूवी थोड़ी अलग थी जहाँ पे डायलॉग्स पे ज्यादा फोकस किया गया था। ये मूवी क्रिस्टोफर नोलन की कम और क्विंटन टैरेंटिनो या मार्टिन स्कोर्सेज़ी की मूवी ज्यादा लग रही थी, जो कि शायद एक थोड़ा नया चीज ट्राई किया है क्रिस्टोफर नोलन ने इस बार। तो ओपनहाइमर की मूवी ओवरऑल हर किसी के लिए नहीं है। आई थिंक अगर आपको हैवी डायलॉग्स वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को डेफिनेटली देखना जा सकते हो, पर अगर आप बोर हो जाते हो एक ऐसी मूवी के अंदर जहाँ पे काफी ज्यादा डायलॉग्स को यूज किया जा रहा है, तब शायद आपको ये मूवी बोर कर सकती है। पर अगर आप फिजिक्स, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेते हो तो आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग सकती है, क्योंकि इस मूवी में दिखाए गए काफी सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स को या साइंटिफिक फैक्ट्स को जब आप अपने रियल लाइफ से रिलेट करोगे तो आपको इस मूवी को देखने में और भी मजा आएगा। बाकी इस मूवी के बीजीएम और सिनेमेटोग्राफी के बारे में तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि वो तो टॉप नॉच होगा ही, क्योंकि एक क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है। तो मेरी तरफ से ये मूवी डेफिनेटली रिकमेंडेड है। अगर आपने ओपनहाइमर अभी तक नहीं देखी है तो आप जरूर इस मूवी को देखने के लिए जा सकते हो बड़े से बड़े थिएटर के अंदर। बाकी अगर मैं बात करूँ ओपनहाइमर के एंडिंग और स्टोरी के बारे में, तो बेसिकली ओपनहाइमर की मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि कैसे बेसिकली ओपनहाइमर मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड करते हैं टू मेक फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब। ओपनहाइमर जिस समय एटॉमिक बॉम्ब को बना रहे थे उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था और बेसिकली अमेरिका जर्मनी और रशिया से आगे बढ़ना चाहता था एटॉमिक बॉम्ब की रेस में और एटॉमिक एनर्जी के रेस में। भले ही वर्ल्ड वॉर 2 के समय में रशिया और अमेरिका एलाइज थे, पर तब भी अमेरिका रशिया को पसंद नहीं करता था, क्योंकि अमेरिका कम्युनिस्ट को हेट करता था। और इंटरेस्टिंगली जो ओपनहाइमर थे वो भी बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे पहले, और ओपनहाइमर एक लिबरल थे और कम्युनिस्ट विचारधारा से वो प्रेरित भी थे। वर्ल्ड वॉर 2 के समय अमेरिका उनको हायर कर लेती है मैनहट्टन प्रोजेक्ट को हेड करने के लिए और एटॉमिक बॉम्ब का क्रिएशन करने के लिए। मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक काफी बड़ा सक्सेस रहता है और ओपनहाइमर उनकी टीम एटॉमिक बॉम्ब को बनाने में कामयाब रहती है। जिसके बाद आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 एटॉमिक बॉम्ब्स को ड्रॉप किया था, जिन बॉम्ब्स को ओपनहाइमर की टीम नहीं बनाया था। अगर आपको वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री के बारे में पता होगा तो आप ये जानते होंगे कि जापान पे एटॉमिक बॉम्ब्स गिराना एक काफी कंट्रोवर्शियल डिसीजन था अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पे हिटलर ने ऑलरेडी सुसाइड कर लिया था और वर्ल्ड वॉर 2 लगभग खत्म हो गया था। पर तब भी अमेरिका जापान पे एटॉमिक बॉम्ब गिराती है वर्ल्ड वॉर 2 को जल्दी खत्म करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के समय जापान जर्मनी के साथ फाइट कर रहा था और जर्मनी के हारने के बाद भी जापान सरेंडर नहीं कर रहा था। इसके अलावा जापान ने अमेरिका के एक पोर्ट पर्ल हार्बर पे बॉम्बिंग्स भी कर दी थी, जिसके बाद अमेरिका ने ये डिसाइड किया कि वो जापान को बॉम्ब करेगा विद एटॉमिक बॉम्ब्स, जो कि एक काफी कंट्रोवर्शियल डिसीजन था जैसे कि मैंने आपको बताया। पर एटॉमिक बॉम्ब से गिरने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 फाइनली खत्म हो जाता है, जिसके बाद बेसिकली ओपनहाइमर काफी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं, जहां पर वो सोचने लगते हैं कि क्या उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बना के सही किया या नहीं। और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जितने भी लोग जापान के अंदर मरे हैं उन सारे लोगों का ब्लड उनके हाथों पे है। और यहीं पे बेसिकली ओपनहाइमर ने गीता को भी कोट किया था, जहां पे उन्होंने कहा था कि नाउ आई हैव बिकम डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। इसका मतलब बेसिकली ये है कि एटॉमिक बॉम्ब की क्रिएशन करने के बाद ओपनहाइमर डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स बन गया है। गीता के अंदर बेसिकली इस कोट को श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं जब अर्जुन हिचकिचा रहा था गौरवों से लड़ाई करने के लिए। तब बेसिकली श्री कृष्ण अर्जुन को अपने असली रूप के दर्शन करवाते हैं और ये कहते हैं कि वो डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स हैं और तुम्हारा डेस्टिनेशन पहले से लिखा हुआ है।
और तुम सिर्फ अपने धर्म का पालन करो और फ्यूचर की चिंता मत करो। जिसके बाद बेसिकली अर्जुन महाभारत के युद्ध को कंटिन्यू करते हैं। तो इसी कोट को ओपनहाइमर काफी बार कोट करते हैं अपने कॉन्फ्लिक्ट को जताने के लिए। मूवी के लास्ट में हमें ऐसा बताया जाता है कि एटॉमिक बॉम्ब से गिरने के बाद ओपनहाइमर एटॉमिक एनर्जी को वेपनाइज करने के खिलाफ हो गए थे और वो चाहते थे कि एटॉमिक एनर्जी को अच्छे से कंट्रोल किया जाए। पर अमेरिकन गवर्नमेंट एटॉमिक बॉम्ब्स के बाद भी एक और बड़ा बॉम्ब बनाना चाहती थी, यानी कि हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना चाहती थी। बेसिकली एटॉमिक बॉम्ब्स यानी कि ए बॉम्ब्स न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे काम करते हैं, जहां पे बेसिकली एक हैवी मेटल के न्यूक्लियस को डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ा जाता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है। दूसरी तरफ हाइड्रोजन बॉम्ब्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होता है, जहां पे काफी सारे छोटे एलिमेंट्स के एटम्स को एक दूसरे से मर्ज किया जाता है, जिसके बाद एनर्जी रिलीज होती है। तो बेसिकली ओपनहाइमर हाइड्रोजन बॉम्ब के बनाने के खिलाफ थे। इस चीज को लेकर अमेरिकन गवर्नमेंट ज्यादा खुश नहीं थी ओपनहाइमर से, जिसके बाद ओपनहाइमर को एक रशियन स्पाई बनाने की साजिश की जाती है बाय द AEC चेयरपर्सन, जिसको कि ओपनहाइमर मूवी के अंदर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने प्ले किया है। ओपनहाइमर मूवी के अंदर हमें बताया गया है कि ओपनहाइमर एक लिबरल थे और कम्युनिस्ट विचारधारा से वो प्रेरित थे। इस चीज को बेस बना के ओपनहाइमर के ऊपर एक केस चलता है उन्हें रशियन स्पाई डिक्लेयर करने के लिए। पर लास्टली ओपनहाइमर के अगेंस्ट कोई ठोस प्रूफ नहीं मिलता है, पर तब भी ओपनहाइमर को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलता है और वो वापस से अमेरिकन AEC के पार्ट नहीं बन पाते हैं, यानी कि अमेरिकन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च के पार्ट नहीं बन पाते हैं। जिसके बाद अमेरिका आगे जाके एटॉमिक बॉम्ब्स का इन्वेंशन करती है, एटॉमिक बॉम्ब्स का टेस्ट भी करती है इन 1950s ओपनहाइमर के मना करने के बाद भी। और आज के समय कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम, USA, रसिया और इवन इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के पास भी हाइड्रोजन बॉम्ब की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। सो बेसिकली ओपनहाइमर के एंड में हमें यही दिखा जाता है कि ओपनहाइमर एक रशियन स्पाई तो प्रूव नहीं होते हैं, पर तब भी उन्हें AEC का पार्ट नहीं बनाया जाता है। और ओपनहाइमर मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बाद एटॉमिक एनर्जी पर रिसर्च नहीं करते हैं अमेरिका के अंदर, पर तब भी उन्हें एक मेडल और कॉन्सोलेशन प्राइज फ्यूचर में जाके मिलते हैं। पर मैनहट्टन प्रोजेक्ट और हिरोशिमा और नागासाकी का इंसिडेंट के बाद ओपनहाइमर जिंदगी भर ये गिल्ट लेके अपने साथ चलते हैं कि जापान के अंदर जितने लोग भी मरे वो उनके कारण मरे, और इन शॉर्ट ही हैज बिकम डेथ एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। बाकी अगर आपने ओपनहाइमर की मूवी देख ली है तो आपको ये मूवी कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में लिखना ना भूले। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।